आप कमर सीधी करके भैया बोर्ड पे देखना। हम लोगों ने कैनिंग तक पढ़ा था, ठीक है ना। कैनिंग के बाद अगर हम लोग बात करें, एक रॉबर्ट नेपियर करके व्यक्ति आया था, सुनिएगा ध्यान से। कैनिंग के बाद एक रॉबर्ट नेपियर करके व्यक्ति आया था। यह पहला कार्यवाहक वायसराय था। फिर सुनना, नाम क्या था इसका? रॉबर्ट नेपियर। रॉबर्ट नेपियर, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कैसा था? कार्यवाहक था। और कार्यवाहक क्या है? वायसराय है। बस इतना याद रखना, ये फर्स्ट और है, ठीक है ना। इसके बाद भैया अब महत्वपूर्ण क्या है? कैनिंग के बाद आता है एल्गिन, ठीक है ना। इसका नाम है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो ये भैया कौन है? तो कौन है? एल्गिन फर्स्ट है, ठीक है। ये एल्गिन प्रथम कब से कब तक है? ये भाई साहब 1862 में आया है और कब तक है? 1863 तक रहा। एक साल का छोटा सा कार्यकाल था, पूरा एक साल भी नहीं रहा। उससे पहले ये क्या हो गया? मर गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले यानी भारत में जब ये वायसराय बना है, इससे पहले ये किस किस पद पर रहा? तो भैया ये 1842 से 1846 तक ये एक जगह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, जमैका। और ये जमैका का क्या रहा है? गवर्नर जनरल रहा, ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद 1854 में ये कनाडा, कनाडा तो पता ही आपको, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। और ये कनाडा का क्या रहा है? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। अच्छा, इस एल्गिन के समय जो सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण जो घटना है, वो भाई साहब कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन है। ये बहावी आंदोलन आया कब? तो ये एक व्यक्ति है, बात सुनना भैया, इसका प्रमुख नेता कह लो या एक प्रमुख व्यक्ति है। इसका नाम है इसका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। ये है कहाँ का? बरेली का है। कहाँ का है? बरेली, उत्तर प्रदेश का है। ये सैयद अहमद नाम का जो व्यक्ति है, ये भाई साहब 1820-21 में कहाँ गया है? मक्का गया। और मक्का जब ये हज करने गया, तो हज जब करने गया तो वहां एक धर्म गुरु से मिला है, मुस्लिम धर्म गुरु। इनका नाम क्या है भैया? अब्दुल बहाव। ये जो अब्दुल बहाव से इसने प्रवचन लिए, और प्रवचन लेने के बाद जब ये भारत लौट के आया, तो भारत जब इसने लौट के आया, तो इसने उत्तर प्रदेश के बरेली से कौन सा आंदोलन शुरू किया? बहावी आंदोलन शुरू किया। इस बहावी आंदोलन का उद्देश्य था कि मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं और जो चीजें हैं उनको बदलना। और कैसे बदलना? सुनिएगा ध्यान से। ये जो प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार था जिहाद का। कौन कर रहा था प्रचार? कौन कर रहा था? सैयद अहमद बरेलवी। और ये किसके विचार थे? अब्दुल वहाब के। ये विचार कहां से लेके आया? ये मक्का से लेके आया। और वही प्रचार प्रसार कहां करने लग गया? मतलब भारत में करने लग गया। और भारत में इस आंदोलन का नाम क्या बना? बहावी आंदोलन। और इसका प्रारंभ कहां से हुआ है? उत्तर प्रदेश के बरेली में। अगर बिहार की बात की जाए, तो बिहार में इस आंदोलन का केंद्र क्या था? पटना था। क्या था? पटना था। और ये जो आंदोलन था, इसमें जो बातें बताई जा रही थी, कुछ कट्टरता भरी बातें थी, जिसकी वजह से इस एल्गिन ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। क्या कर दिया? दबा दिया। और ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद भैया साल था 1863। 1863 में ये भाई साहब कौन? एल्गिन प्रथम। ये भाई साहब कहाँ घूमने गया है? धर्मशाला। और ये धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये आप वही धर्मशाला का क्रिकेट मैदान है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के समय बीच मैच रोक दिया गया था, याद है कुछ? ये वही धर्मशाला है। अच्छा, ये जो धर्मशाला, ये वही जगह है जहां पर तिब्बतन धर्म गुरु दलाई लामा रहते हैं अभी, ठीक है सब। अच्छा, अब यहाँ जब ये घूम रहा था, तभी इसका हृदयघात या हार्ट अटैक कह लो, या हृदय में कोई बीमारी से लेके, ठीक है ना, हार्ट में कोई दिक्कत हुई और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? एल्गिन प्रथम की, ठीक है ना। अच्छा, एल्गिन प्रथम के बाद कौन आया? तो एल्गिन प्रथम के बाद आया विलियम डेनिसन। ये विलियम डेनिसन भी क्या था? ये भाई साहब, ये भी क्या था? कार्यवाहक वायसराय था। ये भी क्या था? कार्यवाहक वायसराय। और ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा कार्यवाहक वायसराय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा कार्यवाहक वायसराय हो जाएगा। इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन अगर आपको याद करे, तो यही याद करोगे भाई साहब, बहावी आंदोलन किसके समय हुआ? एल्गिन प्रथम के समय हुआ। बहावी आंदोलन किसके समय हुआ? और बहावी आंदोलन का नेता कौन है? सैयद अहमद बरेलवी। और इसने भाई साहब ज्ञान किससे प्राप्त किया है? वो उस व्यक्ति का नाम क्या है? अब्दुल बहाव।
इसके बाद भैया, इसके बाद आता है लॉरेंस। इसके बाद कौन आया है? लॉरेंस आया है। ये लॉरेंस कब आया भैया? 1864। और 1864 से ये कब तक रहेगा? 1869 तक रहेगा। 69 ऐसे याद करना है, महात्मा गांधी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है ना। अच्छा, 63 में कौन मर गया? एल्गिन प्रथम, ठीक है ना। एल्गिन प्रथम के बाद कौन आया था? विलियम डैरिसन, ये कार्यवाहक था, ठीक है ना। ये कह सकते हैं 1863 से 64 तक रहा, कुछ महीने के लिए आया था। अब 64 में कौन आया? लॉरेंस। 64 में कौन आया? लॉरेंस। अच्छा, इसने क्या किया भैया? सबसे पहले तो भैया एक युद्ध है, मतलब भूटान ने भारत पर क्या कर दिया है? आक्रमण किया है। क्या किया भैया? आक्रमण। एक युद्ध है, इसका नाम है द्वार का युद्ध, या इसी को क्या बोलते हैं? भूटान का युद्ध। ये भैया कब हुआ है? 1865 में। हुआ क्या पैसा कि इसमें जो भूटान है, इसने किस पर आक्रमण करा है? भारत पर। और भारत पर इसमें कौन बैठे हैं? अंग्रेज। तो भूटानियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो युद्ध लड़ा गया, ये युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? तो ये युद्ध समाप्त हुआ भैया सिंचुला। यह युद्ध सिंचुला की संधि के बाद क्या हो गया? समाप्त हुआ। अच्छा, समाप्त तो हुआ युद्ध, लेकिन अंग्रेजों ने जो संधि की भूटान से, इसमें इसको जो द्वार वाला तटीय क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का, और कुछ क्षेत्र असम वाला था, ये भाई साहब क्षेत्र इस भूटान को किसे देना पड़ गया? अंग्रेजों को देना पड़ गया। यानी काय मिला लिया गया? ये भारत में मिला लिया गया। और ये था द्वार का युद्ध या भूटान का युद्ध। इसी को कह सकते हैं कि भाई साहब भूटान ने भारत पर क्या किया है? आक्रमण किया है, ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है कि इसके बाद आता है भारत तथा यूरोप के बीच प्रथम क्या चालू हुई है? समुद्री टेलीग्राम सेवा। प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा। आज की डेट में अगर आप देखो तो जितना भी इंटरनेट है विश्व का, सब काहे से दौड़ रहा है? काहे से दौड़ रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ये सब ऑप्टिकल फाइबर केबलें कहाँ हैं? समुद्र में है। कहाँ है? समुद्र में है। जो देश की केबल काट दोगे, वही देश विश्व के और जगह से कनेक्शन से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पता भी नहीं चलेगा उस देश में क्या हो रहा है, ठीक है। इतने में कोई समस्या? इसके बाद भैया, इसके समय पड़ा अकाल। क्या पड़ा है? अकाल पड़ा। इसके समय कहाँ कहाँ अकाल पड़ा? इसके समय उड़ीसा में अकाल पड़ा है। उड़ीसा के साथ साथ भैया कहाँ अकाल पड़ा है? बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड और राजपूताना में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा। अगर बात की जाए जो ये अकाल पड़ा है, इस लगभग 2 वर्ष के अकाल में भारत में लगभग 30 से 40 लाख लोग मर गए। इतना भयंकर अकाल है। और इस अकाल के समय बनाया गया क्या? अकाल आयोग। और ये जो भाई साहब अकाल आयोग बनाया गया, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था हेनरी कैंपबेल। इसका अध्यक्ष कौन है? हेनरी कैंपबेल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया, इसके बाद इस लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में इसने अफगानिस्तान के संबंध में कैसी नीति अपनाई है? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसका मतलब था अफगानिस्तान में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे। ये कौन अपना रहा है? लॉरेंस। और अमेरिका फिर भी आक्रमण करने गया था, याद है ना, अफगानिस्तान के ऊपर, और 20 साल तक रहा। उसके बाद वहां से झोला झंडा बांध के अपना कहां लौट गया? वापस लौट गया। अच्छा, इस हस्तक्षेप नीति को दूसरा क्या नाम कहा गया भैया? इसे क्या कहा जाता है? शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत। इसी को बोला जाता है शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। इसे को क्या कहा जाता है? शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद भैया, इस व्यक्ति को कहा जाता है पंजाब का उद्धारक। इसने पंजाब वाले क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। ये सुधार तीनों प्रकार के थे। ये सुधार कैसे प्रकार के थे? तीनों प्रकार के थे। शैक्षणिक सुधार भी थे, सैन्य सुधार भी थे, और राजनैतिक सुधार भी थे। तो इसने जो सुधार किए पंजाब वाले क्षेत्र में, इन्हीं सुधारों के चलते इसे क्या बोला गया है? इसे पंजाब का उद्धारक कहा गया। तो पंजाब का उद्धारक किसे कहा गया भैया?
लॉरेंस को कहा गया। भूटान का युद्ध किसके समय हुआ था? लॉरेंस के समय हुआ था। भूटान का युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ? सिंचुला की संधि के बाद समाप्त हुआ। भारत और यूरोप के बीच पहली टेलीग्राम सेवा किसके समय प्रारंभ हुई है? किसके समय प्रारंभ हुई है? लॉरेंस के समय प्रारंभ हुई, ठीक है ना। और इसे पंजाब का क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। इसके बाद आता है मेयो। कौन आया भैया? मेयो। ये भैया मेयो 1869 में आया और कब तक रहा है? 72 तक रहा। इसके बारे में यही एक बात है भैया, इसने जो कुछ भी किया सब किया कब? जब ये मरने को आ गया तब 1872 में। 1872 में सबसे पहले तो भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की प्रथम अनियमित क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। भारत की पहली अनियमित जनगणना कब हुई? 1872। किसके समय हुई है? मेयो के समय हुई, ठीक है ना। इसके बाद भैया दूसरा पॉइंट आता है, इस व्यक्ति के समय 1872 में दूसरा कार्य हुआ, इसने एक विभाग की स्थापना करवाई है। उस विभाग का नाम क्या है? इसने भाई साहब कृषि विभाग की क्या करवाई है? स्थापना करवाई है। ये भी कब हो रही है? 1872 में। अच्छा, इसके बाद भैया इसके समय 1872 में एक और पॉइंट हुआ, इसने मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई। क्या की स्थापना करवाई? मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई। और इस मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हो रही है? अजमेर में हो रही है। कहाँ हो रही है? अजमेर में हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद भैया ये अंडमान निकोबार में कौन सी जेल बनाई थी अंग्रेजों ने? सेल्यूलर जेल। इस सेल्यूलर जेल को क्या बोलते थे? काला पानी। काला पानी की सजा कही जाती थी। ये जो किस जेल में होती थी? सेल्यूलर जेल में होती थी। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है आज भी। आज ये एक हिस्टोरिकल इमारत है, लोग इसे देखने जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इस जेल के इंस्पेक्शन के लिए गया था। ये इस जेल के इंस्पेक्शन के लिए जब गया था तभी भाई साहब 8 फरवरी 1872 को एक कैदी है, ठीक है ना, एक कैदी है और कैदी का नाम क्या है? शेर अली अफरीदी। और शेर अली अफरीदी ने से क्या मारा? चाकू मारा। और चाकू मार के बाद में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चाकू मार के इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। किसने करी है? शेर अली अफरीदी ने। किसकी हत्या करी है? मेयो की, ठीक है ना। और मेयो की मृत्यु कहाँ हुई है भाई साहब? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल में, ठीक है ना। इसके बाद भैया अभी एक और पढ़ाए थे, एल्गिन। ये एल्गिन जो है, ये एल्गिन कहाँ मरा है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। एक और बताए थे, कार्नावालिस 5 अक्टूबर 1705 को कहाँ मरा ये? 17 नहीं, 1805 को कहाँ मरा ये? गाजीपुर में। इसका मकबरा कहाँ बना है? गाजीपुर में बना है, ठीक है ना। सुनना भैया, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे मेयो तक पढ़ा था, ठीक है ना। तो भैया मेयो 1869 में आया था और कब तक रहा है? 1872 तक रहा। मेयो के बाद आने वाला व्यक्ति है नॉर्थ ब्रुक। तो इसके बाद भैया आता है नॉर्थ ब्रुक। ये जो नॉर्थ ब्रुक है ये कब आया? 1872 में, 1872 में। और ये कब तक रहेगा? 1876 तक रहा, ठीक है ना। अच्छा, इसने क्या कहा? सबसे पहले तो इसका एक स्टेटमेंट है। इसने कहा कि मेरा उद्देश्य करों को कम करना है। इसने क्या कहा है? मेरा उद्देश्य करों को कम करना तथा कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था निर्माण से? इसका मतलब था कि जहां जहां खेती नहीं होती है, ठीक है ना, या खेती कम होती है, तो उस कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाए। तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है, ठीक है ना। इसके समय पर बड़ोदरा, ये जो बड़ोदरा है इसके राजा थे, इनका नाम था मल्हार राव। इसने मल्हार राव पर आरोप लगाया, काय का? भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसके साथ क्या कर रहा है? हाँ, भ्रष्टाचार कर रहा है, मतलब दगेबाजी कर रहा है। इसके चक्कर में इस नॉर्थ बुक ने मल्हार राव को पद से क्या कर दिया? हटा दिया। और हटाने के बाद इन्हें कहाँ भेज दिया? मद्रास भेज दिया, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्थ ब्रुक के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है
वो भाई साहब घटना है कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन है ये? कूका आंदोलन है। अगर कूका आंदोलन की बात की जाए तो भाई साहब ये एक धार्मिक आंदोलन है, ठीक है ना। और ये धार्मिक आंदोलन किस प्रांत में आया है? पंजाब प्रांत में आया है। पंजाब प्रांत में जो मेन हीरो है इसका, उसका नाम क्या है? राम सिंह कूका। क्या नाम है इनका? राम सिंह कूका। अच्छा, ये जो आंदोलन था ये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तरीके से सिखों को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। सिखों को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा था उसके खिलाफ इन सिखों ने आवाज उठाई, और उसमें भाई साहब मेन नेता कौन है? राम सिंह कूका। इन लोगों ने आवाज उठाई। गौ हत्या को लेके मेन मुद्दा बनाया गया, ठीक है ना, कि जो अंग्रेज थे ये भाई साहब बहुत बड़े लेवल पर किसको मार रहे थे? गायों को मार रहे थे। उन गायों की हत्या को रोकने के लिए भाई साहब जो आंदोलन लाया गया वो आंदोलन कौन सा है? कूका आंदोलन है, ठीक है ना। अच्छा, राम सिंह कूका लेके आए थे। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था भगत जवाहर मल, ठीक है ना। अच्छा, ये जो सिख थे ये कौन से वाले सिख थे? तो ये जो आंदोलन था यह नामधारी सिखों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा, इसके बाद भैया इसने क्या किया? इसने एक और कार्य किया। इसने ये कह दिया कि सार्वजनिक मंचों पर, बात समझना क्या कह रहा है ये कह रहा है सार्वजनिक मंचों पर क्या नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। कारण क्या था इसका? सार्वजनिक कार्यक्रम। इसका उद्देश्य ये था, कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ये था कि अगर भारतीय सार्वजनिक मंचों पर सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे तो ये अपनी दशा और दिशा दोनों ही किसको बताएंगे? लोगों को बताएंगे। कैसे बताएंगे? मंच के द्वारा। और अगर ऐसा करेंगे तो इनकी जो विचारधारा है ये विचारधारा और लोगों में क्या करेगी? फैलेगी। और ये अगर और लोगों में फैलेगी तो इनके जैसे और बनेंगे। ये किसके लिए हानिकारक है? अंग्रेजों के लिए। इस वजह से इसने एक अधिनियम पास कर दिया, द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट इसने पास करवाया है, पास किया। ये इस एक्ट का ही मतलब क्या था कि भारतीयों को क्या करना है? सार्वजनिक मंचों पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने से रोकना है। ये सारा कार्य करने वाला कौन है? नॉर्थ ब्रुक। इस पूरे का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? कूका आंदोलन। ये लगभग 1872 के आसपास आया है, ठीक है ना। प्रारंभ कहीं लिखा था 1871 में हुआ था, लेकिन नॉर्मल तरीके से था, छोटे मोटे छुटपुट घटनाएं होती थी। 1872 में कौन लेके आया? राम सिंह कूका। और द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट किस समय आया है? नॉर्थ ब्रुक के समय आया है। और बड़ौदा के राजा मल्हार राव को किसने भ्रष्टाचार के आरोप में मद्रास भेज दिया है? तो ये भी कौन है? नॉर्थ ब्रुक। इसके बाद जो आया है, ठीक है ना, ये भाई साहब भारतीयों के लिए किफायती नालायक व्यक्ति था, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है? पेपर में, कॉपी में तो इसका नाम लिखा रहता है लिटन, और हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं? क्रूर लिटन। क्या कहते हैं? क्रूर लिटन है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लिटन है ये आया कब है? 1876 में आया। और कब तक रहा है? 80 तक रहा। कब तक रहा है? 1880 तक रहा। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओवन मेरेथेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक बढ़िया उपन्यासकार है। उपन्यासकार, ये एक बढ़िया इतिहासकार है, ये बढ़िया उपन्यासकार है, इतिहासकार है। इसी वजह से इसे काय की उपाधि मिल रखी है? ओवन मैरेथेड की उपाधि मिल रखी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके समय पड़ा अकाल। किसके समय? लिटन के समय। और लिटन के समय अकाल कहां कहां पड़ा है? मुंबई, मद्रास और हैदराबाद। मुंबई, मद्रास और हैदराबाद यहाँ क्या पड़ा भैया? अकाल पड़ा। क्या पड़ा है? अकाल पड़ा। अब यहाँ पे जो अकाल पड़ा है, ये अकाल के बाद इसने बनाया अकाल आयोग। क्या बनाया? अकाल आयोग का गठन किया, ठीक है ना। कि अकाल के कारण समझो और कैसे क्या हो सकता है वो पता लगाओ। और एक इसका अध्यक्ष कौन था? रिचर्ड स्ट्रेची। कौन है? अच्छा, ये अकाल का मतलब क्या होता था? यहां तक भारत की जो कृषि थी ये भाई साहब 100% काय पर निर्भर थी? वर्षा पर। अगर वर्षा समय से नहीं होती थी, इसका सीधा सा मतलब है क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा।
वर्षा समय से नहीं होने पर भाई साहब फसल नहीं होती थी, और फसल ना होने का मतलब है क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में काय का गठन किया है, अकाल आयोग का गठन किया। ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी 1 जनवरी 1877। ये क्या लगाया गया, दिल्ली दरबार। अच्छा, भारत में 3 दिल्ली दरबार लगे हैं, ये कौन सा वाला है, पहला वाला है। ठीक है ना। अगर दूसरे दिल्ली दरबार की बात करें, ये आया था 1903 में कर्जन के समय, और तीसरा जो दिल्ली दरबार था ये आया था भैया 1911 में। इसमें कौन था, हार्डिंग द्वितीय। इसमें कौन था, हार्डिंग द्वितीय। और यहाँ पर वैसा पहला दिल्ली दरबार है, और कौन है इस समय, लिटन। और इस लिटन के समय ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन है, विक्टोरिया, विक्टोरिया। और ये कहाँ आई हैं, भारत आई हैं। कहाँ आई हैं, भारत आई हैं। अच्छा, क्यों आई भारत, समझना ध्यान से। अच्छा, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, और यहाँ से रेवेन्यू बढ़िया कलेक्शन होता था, यानी इनकम बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना। अच्छा, आपने भी देखा होगा हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष किस कंपनी का उद्घाटन करने जाता है, जो बड़ी कंपनी होती है। कहाँ घूमने जाएगा, जहां से भारत देश के लिए कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना। या भाई साहब हम ये कह सकते हैं, अभी सेमीकंडक्टर वाला जो 2.0 लिखवाया था किसने, जो अभी बजट पढ़ाया था, उसका उद्घाटन करने कौन गया, नरेंद्र मोदी। प्राइवेट फर्म है, उद्घाटन करने कौन गया, नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर वैसे ही समझना, भारत इतना बड़ा उपनिवेश था कि भाई साहब यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू किसको मिल रहा है, ब्रिटेन को। ठीक है ना। और जैसे ही कह सकते हैं क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद भाई साहब भारत का सम्राट, भारत का मालिक किसे बना दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। और इस समय ब्रिटिश क्राउन कौन है, विक्टोरिया। ये भाई साहब इंस्पेक्शन करने आई है, घूमने आई है भारत। और बुलाने वाला व्यक्ति कौन है, लिटन। कि भाई साहब हम लोगों ने देखो यहाँ कितना अच्छा करके रखा है, आके देखो आगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भैया महारानी विक्टोरिया जब भारत आई, इसने महारानी विक्टोरिया को काय की उपाधि दे दी, कैसर ए हिंद। काय की उपाधि दी गई है, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद इसी के समय 1877 में काय की स्थापना हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम प्राच्य एंग्लो महाविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम प्राच्य एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना हुई। अच्छा, ये किसके समय हो रही, पहले तो ये बता दो, लिटन के समय। इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक हैं सैयद अहमद खान। ठीक है। अब सुनना दूसरी बात, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम प्राच्य एंग्लो विद्यालय है, इसके लिए भाई साहब सबसे पहले पैसा दिया था नॉर्थ ब्रुक ने, लगभग 10,000 रुपए के आसपास दिए गए थे। इसके बाद भाई साहब यहाँ पर छोटा मोटा स्कूल चालू हुआ। फिर आता है भैया 1872-73, यहाँ कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल खोला गया पहले तो। ठीक है ना। इस प्राइमरी स्कूल के संस्थापक कौन है, सैयद अहमद खान। इसके बाद भैया 1877, फिर इसके बाद 75 में आगे से 10th तक कर दिया गया, और बाद में भाई साहब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा विद्यालय बन गया, और इसके संस्थापक कौन बन गए, सैयद अहमद खान। आपके लिए इतना महत्वपूर्ण, अलीगढ़ मुस्लिम प्राच्य एंग्लो महाविद्यालय संस्थापक कौन है, सैयद अहमद खान। और किसके समय स्थापना हो रही है, लिटन के समय। किसके समय हो रही है, लिटन के समय इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अगला पॉइंट सुनना भैया। अगला कह रहा है, इसके समय मार्च 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, प्रेस एक्ट आया। एक भाई साहब पत्र है, पत्र का नाम है सोम प्रकाश। क्या नाम है, सोम प्रकाश। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख रहे थे इसको। तो सोम प्रकाश पत्र जो था, ये अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी भारतीयों के विरुद्ध में, उसके बारे में ये बढ़िया खुल के लिख देते थे कि भाई साहब अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है। इसके बारे में कौन लिख रहा है, सोम प्रकाश पत्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनसे भाई साहब मना किया गया अंग्रेजों ने कि भाई साहब ऐसे मत लिखो, गलत है। ये नहीं माने। जब ये नहीं माने तो भाई साहब इनके एक पत्र, कौन से पत्र, सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में ये लिटन पूरा क्या लेके आ गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ। बोला अब भारतीय समाचार पत्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है, और प्रतिबंध लगाने के बाद अगर आपको छापोगे तो पहले कलेक्टर को दिखाओ जाके, कलेक्टर अगर परमिशन दे देगा तो भाई साहब आप उसे छाप सकते हो, नहीं तो ऐसी कोई घटना जो अंग्रेजों के खिलाफ है तो आपसे अखबार में छापो। तो भाई साहब ये एक्ट लाया किसके चक्कर में गया। फिर इसमें भारत में जितने पत्र उस समय पर छपते थे, इसमें प्रमुख कौन कौन थे, सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, और कौन है, भारत मिहिर पत्रिका।
ये भाई साहब प्रमुख अखबार थे जिन पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और बाद में इन्हीं पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाया गया उसका कानून क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीयों की आवाज को दबाने का काम करने वाला व्यक्ति कौन है, लेटन है। अच्छा लास्ट अगर याद हो आपको तो बताया था भैया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मैटकॉफ। इसका 1 वर्ष का कार्यकाल था 35 से 36 तक, ठीक है ना। और इसे क्या बोला गया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसने भारतीय प्रेस पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था, जिसके कारण इसे क्या बोला गया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। अच्छा इसके बाद भैया, इसके बाद इसने एक और कलाकारी कर दी। साल था 1878 और ये लेके आया भारतीय शस्त्र अधिनियम। क्या लेके आया, भारतीय शस्त्र अधिनियम। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1878 से पहले कोई भी हथियार रखे कोई रोक टोक नहीं थी। अब इसने ये देखा कि भाई साहब जो जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो इसके लिए क्या थे, आतंकवादी। हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो अंग्रेजों के लिए क्या है, आतंकवादी हैं। ये भाई साहब घेर घेर के अंग्रेजों को मार लेते थे। जो अंग्रेज ज्यादा परेशान करता था उसको ये लोग क्या करते थे, मार लेते थे। तो भाई साहब मार लेते थे, इस वजह से ये हथियार इकट्ठे ना कर पाए, हथियार ना रख पाए, ठीक है ना। और हथियार रखें भी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, अंग्रेजों से। इस चक्कर में कौन सा लेके आया अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम लेके आए। और भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि अगर कोई भारतीय किसी प्रकार का कोई शस्त्र रखेगा तो क्या देना पड़ेगा, लाइसेंस देना पड़ेगा। ये काम करवाने वाला कौन है, लेटन है, ठीक है ना। पहले तो उसने भारतीयों की प्रेस को छीन लिया, फिर भाई साहब क्या छीन लिए, हथियार वाला, हथियार भी नहीं दे सकते हो, कुछ करने नहीं देंगे। और रही बची कसर इसने पूरी कर दी 1878-79 में। और ये क्या लेके आया, सिविल सेवा एक्ट लेके आया। सिविल सेवा एक्ट के तहत इसने क्या कर दिया, सिविल सेवा की जो मैक्सिमम आयु थी ये 21 वर्ष थी पहले, और इसे घटाकर क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। यानी कि अब 19 साल का बालक अगर सिविल सेवा पास करेगा तो कर लेगा, अगर इससे बड़ा है तो पेपर में बैठ ही नहीं सकता। कारण क्या था। अच्छा आप एक बार समझने का प्रयास करना, वर्तमान समय में भारत में सिविल सेवा यूपीएससी की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ओबीसी में हो तो भाई साहब 3 साल की छूट है, एससी में हो तो 5 साल की छूट है। कितने साल हो गए, 45 साल तक आप सिविल सर्विस बन सकते हो। ये वर्तमान स्थितिदार हैं। यहाँ कितनी लिखी है, 21 साल लिखी। 21 साल में भाई साहब बालक क्या ही पढ़ लेगा, और क्या पढ़ के ब्रिटेन जाके लंदन में पेपर होगा गाएगा इंडियन सिविल सर्विस का, आईसीएस का, और उसे पास करना है। भारत में ऐसे बालक थे कि भाई साहब क्रैक कर दिए। जब क्रैक कर दिए तो भाई साहब इनके सर में दर्द चालू हुआ अंग्रेजों के। बोला ये तो भाई साहब इसको भी जब 21 साल लगा के रखा है, इसमें भी अगर 2 4 5 10 ऐसे निकल आते तो पास कर देते हैं। तो भाई साहब ये समझ में आया कि इसको कैसे कम करो। और कम करने के लिए ये कार्य किसने किया, लिटन ने। इसने क्रूरता दिखाते हुए ये आयु कितनी कर दी, 19 वर्ष। बोला ये 2 4 जो पास हो रहे हैं ये पास ना हो पाए। और इसने सिविल सेवा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, ये अधिकतम आयु है। फिर सुन लो, मैक्सिमम एज है, मिनिमम मत समझना। आजकल मिनिमम पढ़ते हो कि भाई साहब 18 साल से कम में फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये अधिकतम 18 वर्ष 19 वर्ष है, ठीक है। तो इसके कार्यों के चक्कर में ये भारतीय शस्त्र अधिनियम लेके आ गया भारतीयों के लिए। ये भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए सिविल सेवा की आयु हटा दिया। ये भारतीयों के समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गया, ठीक है ना। इसके बाद भाई साहब इसने ब्रिटेन की महारानी के कह सकते हैं कि स्वागत में इतना पैसा खर्च किया, भर भर के पैसा खर्च किया। और भारत में क्या पड़ रखा था, अकाल। जब भारतीय लोग भूखों मर रहे थे तो ये पैसा काहे में लुटा रहा था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के स्वागत में लुटा रहा था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रूर लिटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो भारतीयों के हित में हो। इसने वो सारे काम किए जो किसके हित में हो, अंग्रेजों के हित में हो।